नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MS इंग्लिश में। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे NCERT EVS के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो CTET परीक्षा के लिए और UP TET परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। दोस्तों, EVS का कंटेंट आज हम करेंगे, कंटेंट के क्वेश्चन किसके करेंगे, कंटेंट के क्वेश्चन। इसमें पेडागोजी का एक भी क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चन कंटेंट के हैं। देखिए, कंटेंट के ये इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन हैं, ये अधिकतर परीक्षाओं में हर बार आते हैं CTET और UP TET की परीक्षा में। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है, यानी 99% भाग पर किन दो गैसों का प्रस्ताव है। टोजोन या ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन का, या ऑर्गन एवं ओजोन का। तो यहाँ पर सही आंसर की बात करेंगे, सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। यहाँ पर जो ऑक्सीजन होता, जो नाइट्रोजन होता है N2 होता है, वो 78% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 78%। और हमारा जो O2 होता है, ऑक्सीजन होता है, वो पड़ जाता है 21%। कितना पाया जाता है? 21%। देखिए, हमारे ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, क्योंकि वायुमंडल में 99% भाग पर ये गैसें पाई जाती हैं, जिसमें नाइट्रोजन 78% होती है और ऑक्सीजन होती है 21%, यानी 21%। ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं। चरने वाले पशु जो होते हैं वो वनस्पति को कैसे बदलते हैं। बीज प्रकीर्णन द्वारा, पर परागण द्वारा, चुनकर करना, या रोग फैलाकर। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा हमारा चुनकर चरना। क्या हो जाएगा? चुनकर चरना। चरने वाले जो पशु वनस्पति को बदलते हैं वो चुनकर बदलते हैं, चुनकर चरकर बदलते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है, यानी कौन सा जो हमारी स्वस्थ अस्थियाँ होती हैं उसके लिए आवश्यक है। तो पोटेशियम एवं विटामिन के, कैल्शियम एवं विटामिन ई, कैल्शियम एवं विटामिन सी, कैल्शियम एवं विटामिन डी। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे कैल्शियम एवं विटामिन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम और विटामिन डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न, रेगिस्तानी ओक नाम का पेड़ कहाँ पाया जाता है। तो रेगिस्तानी ओक नाम का पेड़ कहाँ पर पाया जाता है। तो ये आबू धाबी में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में, या राजस्थान के रेगिस्तानों में, संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, रेगिस्तानी जो ओक होता है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है नंबर 5 है, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम होता है समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, या क्षोभ मंडल। तो यहाँ पर बात करेंगे सबसे निचली परत हो जाएगी हमारी क्षोभ मंडल। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है। तो विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी जो होती है स्कर्वी होती है, बेरी, रतौंधी, या फिर थकान। तो यहाँ पर बात करेंगे विटामिन सी की कमी से होने वाली जो बीमारी होती है वो होती है स्कर्वी। क्या होती है? स्कर्वी। और जो हमारी बेरी होती है वो होती है B1 की कमी से। किससे होती है? B1 की कमी से। ये होती है सी से, और ये B1 की कमी से। और जो विटामिन डी की कमी से होता है वो होता है रतौंधी रोग। क्या होता है? रतौंधी नहीं, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी का ऊष्मायन का अर्थ है। पृथ्वी के ऊष्मायन का क्या अर्थ है। ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी का तापमान में वृद्धि होती है, समुद्र में ज्वार भाटा आ जाता है, या फिर घने जंगलों से वायुमंडल में गैस उत्सर्जन होता है, या फिर पवन ऊर्जा के कारण पृथ्वी के ताप में वृद्धि होती है। तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी का तापमान में वृद्धि होती है। पृथ्वी के ऊष्मायन का मतलब होता है पृथ्वी का गर्म होना, यानी ताप गर्म होना। तो यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी का तापमान में वृद्धि हो जाती है। तो ग्रीन हाउस गैसें होती कौन कौन सी होती हैं। तो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होता है CO2 होती है, और CH4 होती है, मैथेन होती है, और क्या होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है CFC, CO2 CH4 CFC। ये 3
गैसें होती हैं जिसके कारण पृथ्वी का ऊष्मायन होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है। तो कार्बन डेटिंग विधि जो होती है वो कहाँ पर प्रयुक्त की जाती है? तो स्थान ज्ञात करने में, वस्तु की आयु ज्ञात करने में, या लिपि को पहचानने में, वस्तु की पहचान करने में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वस्तु की आयु ज्ञात करने में। कार्बन डेटिंग का उपयोग वस्तु की एज ज्ञात करने में किया जाता है। क्या? उम्र ज्ञात करने में किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों को संचारित चरण होना कहलाता है। क्या कहलाता है? ड्राई डिपोजिशन, स्टोन लेप्रोसी, एरोसोल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 9 नंबर की बात करेंगे बी, ऑप्शन बी, स्टोन लेप्रोसी। स्टोन लेप्रोसी ये अम्लीय वर्षा के ऐतिहासिक इमारतों एवं मूर्तियों को संचरण होने से बचाता है। अब देखिए यहाँ पर अम्लीय वर्षा होती कहाँ से? ये SO2 द्वारा होती है और होती है NO2 द्वारा, यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा होती है। ये दो गैसें होती हैं जिसके कारण अम्लीय वर्षा होती है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न है, स्पर्श गंगा अभियान। स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य है। स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य की सुरक्षा है, गंगा की स्वच्छता है, नदियों को जोड़ना, या मंदिरों का जीर्णोद्धार होना। तो यहाँ पर कौन सा आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर की बात करते हैं। अगला हमारा राइट आंसर है गंगा की स्वच्छता। स्पर्श गंगा अभियान में गंगा की स्वच्छता को ध्यान दिया गया है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा है, मिनी माता रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है किसका है? समुद्र में बिखरे तेल का, वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का, औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का, या फिर डी ऑप्शन हो जाएगा मनुष्य के कार्बनिक अपशिष्ट को पीने के पानी को छोड़ने का। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न है देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था कौन सी है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु जो संस्था है वो कौन सी है? तो यहाँ पर WHO है, यूनिसेफ है, या फिर IUPAC है, या फिर IUCN है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर है डी ऑप्शन, IUCN। देखिए यहाँ पर इसका मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड में, कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है इसका मुख्यालय। और इसका जो पूरा नाम हो जाएगा वो हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न, भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुआ? देखिए भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुआ था? तो ये केरल में हुआ था, राजस्थान में, या फिर उत्तर प्रदेश में, या महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे महाराष्ट्र में। पानी पंचायत का आयोजन महाराष्ट्र प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली सभी किरणों को रोकती है। अवरक्त किरणों को, एक्स किरणों को, या फिर पराबैंगनी किरणों को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा पराबैंगनी किरणों को। ओजोन परत जो होती है सूर्य के आने वाली किरणों को रोकती है, पराबैंगनी किरणों को। देखिए ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है, और ये हमारी पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है। ओजोन का जो सूत्र होता है वो होता है O3। क्या होता है? O3। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला प्रश्न है, अगला हमारा प्रश्न है, संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर सरला बहन है, वंदना शिवा, जिम कार्बेट, या रस्किन बॉन्ड है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, सरला बहन। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? देखिए क्षेत्रफल के आधार पर बात करेंगे तो क्षेत्रफल के आधार पर हमारा सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, और सबसे हमारा जो छोटा राज्य होता है वो कौन सा होता है? गोवा है। क्या है? गोवा। छोटा राज्य क्या है? गोवा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश।
अगला प्रश्न है राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है वो है कृषि। क्या है? कृषि। राजस्थान के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है? कृषि है। कम से कम 78% लोग यहाँ पर क्या करते हैं? कृषि करते हैं। अगला प्रश्न है टेडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है? टेडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है? तो टेडपोल जो है वो मेंढक के जीवन की प्रारंभिक अवस्था है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? देखिए यहाँ पर स्कर्वी, रिकेट, रतौंधी या रेबीज। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह है। तो अलग समूह क्या है? यहाँ पर देखिए स्कर्वी रोग होता है विटामिन की कमी से, रिकेट्स होता है विटामिन की कमी से, रतौंधी होता है विटामिन की कमी से, और यहाँ पर जो ऑप्शन डी दिया है रेबीज, ये बिल्कुल अलग है। क्या है? अलग समूह है, क्योंकि ये कुत्ते के काटने से होता है। रेबीज बीमारी जो होती है वो कुत्ते के काटने से होती है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल अलग है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, और ये रेबीज जो होता है वो कुत्ते के काटने से होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, बहुदिशीय या फिर चक्रीय? क्या होता है? चक्रीय। क्या होता है? चक्रीय। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, चक्रीय। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय रूप से होता है। अगला प्रश्न है पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो पारितंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य का प्रकाश है। क्या है? सूर्य के प्रकाश के कारण ही प्राथमिक स्रोत है। अगला प्रश्न है बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? तो बिहार राज्य में यूपी के लीची के उत्पादन के लिए जिला अग्रणी है मुजफ्फरपुर। क्या है? मुजफ्फरपुर में लीची का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ डबल आ गया ये प्रश्न। 23वां नंबर प्रश्न है बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन क्या है? चावल है, गेहूं है, बाजरा है या मक्का है? तो बिहार के लोगों का मुख्य भोजन है चावल। क्या है? चावल। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चावल। अगला है भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है कौन सी है? यानी सबसे लंबी नदी कौन सी है? यहाँ से सबसे लंबी पूछी गई है, सबसे लंबी नदी पूछी गई है। तो यहाँ पर जो लूनी नदी है वो भी पूरब से पश्चिम की ओर ही बहती है, साबरमती भी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, ताप्ती नदी भी बहती है और नर्मदा नदी भी बहती है। लेकिन प्रश्न में पूछा गया है कि पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली जो सबसे लंबी नदी की बात की गई। यहाँ पर ये चारों नदियाँ जो हैं वो क्या पश्चिम की ओर बहती हैं, लेकिन जो सबसे लंबी जाती है वो जाती है नर्मदा नदी। क्या जाती है? नर्मदा नदी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 25 प्रश्न यानी 25वां प्रश्न प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं कहलाती है? क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पीकरण, संघनन या फिर परागण? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा परागण। क्या हो जाएगा? परागण, जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं। अगला प्रश्न है फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है? 212। क्या होता है? 212। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक 212 होता है। कितना होता है? 212 होता है। अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी से रक्त में थक्का नहीं जमता है? तो किस विटामिन की कमी से रक्त में थक्का नहीं जमता है? विटामिन सी की कमी से, बी की कमी से, डी की कमी से या के की कमी से? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। देखिए जो सी दिया है मैं पहले ही बता चुका हूँ, सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और बी की कमी से बेरी होता है, और डी की कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग होता है, और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। कितने होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। 2 निलय होते हैं। अगला प्रश्न है बायोडीजल तैयार किया जाता है, तो बायोडीजल किसको तैयार किया जाता है? यूट्रिक्लेरिया से, जैट्रोफा से,
देवदार से या यूकेलिप्टस से। तो बायोडीजल जो तैयार किया जाता है वो किया जाता है जेट्रोफा से। किससे? जेट्रोफा से। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस जो हमारा मनाया जाता है वो 21 मार्च, 16 सितंबर, 25 अप्रैल या 5 जून। तो विश्व ओजोन दिवस हमारा जो मनाया जाता है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। ओजोन का जो हमारा सूत्र होता है वो होता है O3। क्या होता है? O3। और ये समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है और 16 सितंबर को इसका दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आज का आखिरी और लास्ट प्रश्न, धूमकेतु होती है तो धूमकेतु कहाँ पर होती है? केरल में होती है, बिहार में होती है या मेघालय में या तमिलनाडु में? तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। किस में देना है? कमेंट सेक्शन में। जिस किसी को पता है वो कमेंट में इसका जवाब जरूर दें। ये आप सभी के लिए होमवर्क है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए बहुत अच्छा लगा होगा। और सीटेट से कंटेंट से संबंधित, किससे? कंटेंट वाले प्रश्न है। ये किसके प्रश्न है? कंटेंट वाले प्रश्न है, ना कि ये पेडागोजी के। तो कंटेंट के प्रश्न भी 15 प्रश्न आते हैं। कितने आते हैं? 15 प्रश्न। हमारे सीटेट में पेडागोजी के कितने प्रश्न आते हैं? पेडागोजी के प्रश्न आते हैं ईवीएस में 15 प्रश्न और 15 आते हैं कंटेंट के। तो इसलिए मैंने कंटेंट से प्रश्नों से ये वीडियो लेकर आया हूँ। प्रीवियस प्रश्न है, क्वेश्चन है। तो वीडियो को बिल्कुल सही मायने में देखकर और अच्छी तरह से इसको याद कर लें। बड़े उपयोगी है ये सीटेट परीक्षा के लिए। दोस्तों थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।